उसके कुछ कारण थे। तो हम लोगों ने 2 उदाहरणों से समझा था कि भाई धातु के अंदर विद्युतीय चालकत्व कैसे होता है, और दूसरा कि भाई विलयनों के लिए चालकत्व कैसे देखने को मिलता है। और इन दोनों में चालकत्व पर जो प्रभाव डालते हैं उन दोनों के कारक अलग अलग हैं। धातुओं में विद्युतीय चालकत्व में जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है वो 3 प्रकार से होता है, मतलब कि 3 कारकों से देखने को मिलता है। और जो विलयन में चालकत्व होती है वो उसके ऊपर 5 प्रकार से प्रभाव देखने को मिलता है। उन सारे प्रकारों को हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग पॉसिबल देखते हैं कि भाई विलयन में चालकता कैसे ज्ञात की जाती है। हम लोगों ने ये तो पढ़ा कि भाई प्रतिरोध कैसे है, चालकता कैसे होगी, उनमें परिवर्तन कैसे होगा, विलयनों में चालकत्व कैसे होता है, उनमें कैसे परिवर्तन आता है। तो अब हम लोग उसका प्रैक्टिकल थोड़ा आगे समझते हैं कि विलयन में चालकता कैसे होती है और उनका मापन कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। तो हम लोग आयनिक विलयनों में चालकता का मापन कैसे करेंगे, उससे पहले हम लोग एक उदाहरण समझना चाहते हैं कि जो धातु होता है, धातु के जो तार होते हैं उनके अंदर विद्युत का चालकत्व हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, व्हिटन ब्रिज नामक एक साधन आता है, वो आप लोगों को फिज़िक्स की लैब में उसका उपयोग करने को मिलेगा कि जिसमें विभिन्न आकार में जो है वो विभिन्न लंबाई की तार लगी हुई होती है। उन तारों का हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, फिर हम लोग उसका जो है वो चालकत्व ज्ञात करते हैं। तो धातुओं के लिए हम लोग चालकत्व कैसे ज्ञात करते हैं, तो भाई व्हिटन ब्रिज होता है, फिर वो तार हम लोग जोड़ते हैं। वो धातुओं के लिए या ठोस पदार्थों के लिए बहुत सरल होता है, लेकिन आयनिक विलयनों का चालकता अगर ज्ञात करनी हो तो व्हिटन ब्रिज से हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि व्हिटन ब्रिज में जो तार लगा हुआ होता है और उसमें जो विद्युत का वहन हो रहा होता है वो होता है डायरेक्ट चार्जिंग, अर्थात डीसी प्रवाह होता है। ठीक है, तो अगर डीसी प्रवाह हम लोग आयनिक विलयनों के लिए उपयोग में लें तो डीसी प्रवाह की वजह से विद्युत अपघटनी पदार्थ का जो विलयन में हम लोगों ने मिश्र किया था उसका संगठन बदल जाता है। संगठन बदल जाएगा तो रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा। ठीक है। दूसरा कि अगर हम लोग इस आयनिक विलयनों को व्हिटन ब्रिज के साथ जोड़ना चाहें तो वो नहीं जुड़ सकता, क्योंकि व्हिटन ब्रिज के ऊपर हम लोग जो है वो धातु के तार को जोड़ सकते हैं। ठीक है, विलयनों को हम लोग जोड़ सकते नहीं हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनका सामना हम लोगों को करना पड़ता है कि भाई आयनिक विलयनों की चालकता का मापन हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई डायरेक्ट चार्जिंग की जगह या डायरेक्ट करंट की जगह हम लोग अल्टरनेट करंट लेते हैं, अर्थात एसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, हमारे घर में जो बिजली आती है वो डायरेक्ट करंट डीसी नहीं होती है, वो अल्टरनेट करंट होती है, एसी बिजली होती है। ठीक है। दूसरा कि हम लोग आयनिक विलयनों को व्हिटन ब्रिज में नहीं जोड़ सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग हमारा अलग से बनाया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे जो आयनिक विलयनों की चालकता जांचने के लिए परफेक्ट होगा। उसके लिए हम लोग एक पात्र लेते हैं, ठीक है, ये एक पात्र है, इसमें हम लोग आयनिक विलयनों को भर देते हैं। ठीक है, ये आयनिक विलयन हम लोगों ने भर दिया और इस पात्र को दोनों तरफ से एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है।
ये विद्युत तार दोनों तरफ से जुड़ा हुआ होता है और इस तार के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का परत चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये अंदर तक जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सही में ये जो लकीर दिख रही है, ये दो लकीर नहीं है। इसको अगर हम लोग देखें तो सही में ये एक धातु की पट्टी होती है जो चौरस आकार में देखने को मिलती है। ठीक है, ये धातु की पट्टी होती है। इस तरह की ये पूरा सिस्टम जो है उसको हम लोग बोलते हैं चालकता सेल। ये चालकता सेल जो है वो स्पेशली आयनिक विलयनों में होने वाले विद्युत का वहन को जांचने के लिए हम लोग बनाते हैं और इसमें विलयन को भरकर इसमें विद्युत के प्रवाह को चालू करके ये आयनिक विलयन के अंदर विद्युत का वहन कितने प्रमाण में हो रहा है या वो कितनी चालकता रखता है, उसका मापन हम लोग चालकता सेल में करते हैं। ठीक है, अब ये चालकता सेल मैं तो शू करी तो इन्हें पाउस प्ले करिए सर। चलो, अब हम लोग इस चालकता सेल में के अंदर आयनिक विलयन को भर दिया है। अब इस आयनिक विलयन के अंदर विद्युत का वहन कैसे हो रहा है और इस आयनिक विलयन की चालकता कितनी हो रही है वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले चालकता ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। प्रतिरोध का क्या सूत्र था? परसों हम लोगों ने क्या पढ़ाया था कि भाई प्रतिरोध वाहक तार की लंबाई और उस तार का क्षेत्रफल, ठीक है ना, उस तार का क्षेत्रफल के लिए और उसकी सप्रमाणता स्थिरांक रो, इस तरह से हम लोगों ने सूत्र को प्रस्तावित किया था कि वाहक तार की लंबाई के समप्रमाण में या समचलन में और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्यस्त प्रमाण में प्रतिरोध होता है। अब जब समचलन हटेगा तो इक्वल लगेगा और उसके लिए स्थिरांक रखना पड़ेगा रो। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिरोधकता के लिए उसके चालकता के साथ एक संबंध देखा था कि भाई चालकता स्मॉल के इक्वल्स टू प्रतिरोधकता का व्यस्त। तो अगर प्रतिरोधकता को सूत्र का कर्ता बनाएंगे तो चालकता उसके व्यस्त में चली जाएगी। तो अर्थात ये जो प्रतिरोधकता है रो, उसके लिए अगर चालकता का लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो डिवाइड में चला जाएगा के मल्टीप्लाई बाय एल क्रॉस ए और ये हो गया आप लोगों का आर। अब हम लोग इसको आगे और चलाते हैं कि भाई ये जो चालकता है कि उसको सामने ले जाते हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ कि चालकता सामने गया मल्टीप्लाई में प्रतिरोध के साथ इक्वल्स टू लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। देखो, जब हम लोग ये चालकता सेल बना रहे होते हैं तो चालकता सेल जो है वो एक ही बार बनता है, कंपनी में तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। चेंज इतना कर सकते हैं कि ये चालकता सेल के अंदर हम लोग सिर्फ विलयन को बाहर निकाल दें और दूसरा विलयन हम लोग उसके अंदर भरें, इतना ही हम लोग कर सकते हैं। तो पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है एक बार बनने के बाद फिक्स हो जाता है। फिक्स होने का मतलब ये हुआ कि उसकी वाहक तार की जो लंबाई है वो फिक्स हो जाएगी और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ये जो पट्टी है, ठीक है, यहाँ पर वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। दोनों ही चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, उसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी प्रक्रियाओं के दरमियान या सभी आयनिक विलयनों के लिए फिक्स हो जाएगा, तो ये स्थिर हो जाएगा।
जब ये स्थिर हो जाएगा तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक स्थिरांक मान लेते हैं। तो इस स्थिरांक को हम लोग बोलेंगे कि अब L/A को स्थिरांक कहेंगे। कौन सा वाला? तो इसको कहेंगे सेल स्थिरांक। इस सेल स्थिरांक को G* से दर्शाया जाता है। तो जब भी हम लोग एक चालकता सेल इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए सेल स्थिरांक फिक्स हो जाएगा, G* फिक्स हो जाएगा। इसलिए आप लोग स्थिरांक मतलब फिक्स, अचल, ये बदला ही नहीं। हाँ, अचळांक, गुजराती में अचळांक। हाँ तो चाले, બંને શબ્દો ચાલે, કંઈ વાંધો નથી। આમે આ લોકો 12મા પછી જ્યારે કોલેજ આમ, चलो ये सेल स्थिरांक, अर्थात प्रत्येक चालकता सेल के लिए सबसे पहले उसका जो है वो सेल स्थिरांक डिसाइड कर लिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है। और जब ये एक बार फिक्स हो जाएगा तब सभी आयनिक विलयनों के लिए जो है उसी का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलो, तो अब सेल स्थिरांक G का मात्रक क्या होगा? तो L/A, L क्या है? लंबाई, ठीक है। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई का वर्ग होता है। तो लंबाई बटे लंबाई का वर्ग, तो लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को उसका मात्रक मिलेगा लंबाई इनवर्स, ठीक है। अगर आप लोग सेंटीमीटर रखते हो तो सेंटीमीटर इनवर्स मिलेगा, मीटर रखते हो तो मीटर बट्टे मीटर स्क्वायर, तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रायोगिक रूप से प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा असुविधाजनक भी है। और अगर मानो कि इसका मूल्य मिल भी जाए तो भी हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा यकीन कर सकते नहीं हैं, अर्थात कि वह अविश्वसनीय हो जाता है। तो उसके अंदर जो है, उसके अंदर हम लोगों को थोड़ा सा जो है वो सुधार भी करना पड़ता है। तो उसके अंदर हम लोग सुधार क्या करेंगे? तो हम लोग सुधार ये करेंगे कि ये जो लंबाई और A है इनको फिक्स करने के लिए ये जो चालकता K है और R ये जो प्रतिरोध है वो पहले से ही ज्ञात कर लिया होगा, ऐसा चालकता सेल हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले से ही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ऐसा विलयन हम लोगों को भरना है जिसकी चालकता फिक्स हो, और ऐसा विलयन हम लोगों को भरना है जिसका प्रतिरोध भी फिक्स हो। अर्थात पहले ही हम लोग क्या कर देंगे, ज्ञात चालकता वाला विलयन लेंगे और उसका प्रतिरोध भी जो है हम लोग फिक्स कर देंगे। उसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण लिखा गया है टेक्स्ट बुक में कि हम लोगों को KCl का विलयन हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसकी चालकता जो है वो फिक्स होती है। तो विभिन्न सांद्रताओं पर एवं तापमान के लिए हम लोग KCl का विलयन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी चालकता जो है वो फिक्स होती है, जिसको टेक्स्ट बुक में टेबल नंबर 3.3 में जो है वो दर्शाया गया है। खाली तमारे શું ધ્યાન રાખવું પડે ખબર, જ્યારે આ વિડીયો બનતું હોય ને ત્યારે અમુક ક્રિયાઓ જ્યારે થતી હોય ને ત્યારે અહીંયા પાઉઝ કરી દેવાનું, એટલે એ વિડીયોમાં ના આવે। બોલો, चलो। अब पहले के समय में जो है ये चालकता सेल जो है वो थोड़ा सा कठिन पड़ता था, लेकिन अब तो जो है वो मार्केट में जो है बहुत चालकता मीटर जो है वो उपलब्ध हो गए हैं, जिनमें सरलता से हम लोग सीधा ही चालकत्व और प्रतिरोध सीधा ही उसमें जो है वो लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो ऐसे सेल जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं।
मानो कि जब हम लोग ये चालकता सेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसमें जो भी आयनिक विलयन भरते हैं तो उसमें एक विलायक तो जो है वो फिक्स होता है। मानो कि हम लोग मानते हैं कि भाई चलो पानी कि भाई विलायक फिक्स है, लेकिन उसमें जो हम लोग पदार्थ मिलाते हैं विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी पदार्थ जो मिलाते हैं वो भिन्न भिन्न हम लोग ले सकते हैं। तो जब हम लोग विभिन्न विद्युत अपघट्य पदार्थों को ऐसे विलायक में मिश्र करके उनकी चालकता ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर अंतर देखने को मिलता है, अर्थात चालकता विभिन्न प्रकार की देखने को मिलती है, विभिन्न मूल्यों वाली देखने को मिलती है। तो विभिन्न विद्युत अपघट्य पदार्थों को एक ही विलायक में लेने पर उनकी चालकता में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर जो हैं इसमें काम करते हैं, बहुत सारे कारक इसमें काम करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो एक है आयनों के आवेश, दूसरा है आयनों के आमाप, तीसरा है उनकी सांद्रता कि आप लोगों ने जो विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया है उसकी सांद्रता कितनी है, ठीक है। दूसरा लास्ट विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। वोल्टेज, विभव प्रवणता मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वोल्टेज, अलग अलग वोल्टेज के लिए, अलग अलग वोल्टेज के लिए उनके अंतर्गत आयन के संचलन की सुविधा में भिन्नता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें जो हैं वो जो है प्रभाव डालती हैं कि विद्युत अपघट्य पदार्थ अगर विभिन्न प्रकार के लेते हैं तो उनकी चालकता भी बदल जाती है। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उसके लिए कोई एक अधिक अर्थपूर्ण राशि की ज़रूरत है कि जो ये इस आयनिक विलयनों में विद्युत अपघट्य पदार्थों को जब हम लोग बदल दें तो उसकी चालकता कैसे होगी, तो वो हम लोगों को समझने के लिए एक अधिक अर्थपूर्ण राशि की ज़रूरत है। तो इसको समझने के लिए एक अर्थपूर्ण राशि हम लोग लेते हैं मोलर चालकता। नाम के ऊपर से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये विभिन्न विलयनों की जो भी सांद्रता होगी उसके साथ संबंधित है, ठीक है ना। इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो समावेश हो जाएंगी। मोलर चालकता को लैम्बडा m से दर्शाया जाता है। ये बड़ा लैम्बडा है, ठीक है ना। जो हम लोग लैम्बडा इस्तेमाल करते हैं वो छोटा लैम्बडा है।
तो ये लैम्बडा m से हम लोग इसको निरूपित करते हैं। तो इस मोलर चालकता को हम लोग कैसे समझाएंगे, उसका समीकरण क्या है, उसका सूत्र क्या है? तो मोलर चालकता है लैम्बडा m इक्वल्स टू के सी। के क्या है? चालकता। सी क्या है? तो सांद्रता। ठीक है, तो अब ये जो मोलर चालकता का जो सूत्र मिला है, तो इस मोलर चालकता का मात्रक क्या होगा? तो मोलर चालकता का मात्रक ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग चालकता का मात्रक लिखते हैं। चालकता होता है सीमेंस, ठीक है, सीमेंस पर मीटर। ठीक है, ये सीमेंस हम लोगों ने देखा था ना, ओहम, वहाँ पर चालकत्व के लिए, जी के लिए, जी का ऐसा ही मात्रक, चालकत्व का ऐसा ही मात्रक जो है वो सीमेंस होता है। ठीक है, उसको हम लोगों ने अलग तरीके से भी दर्शाया था, वो आप लोग पिछले लेक्चर वाले जो हो तो उसमें देख लेना, उसमें लास्ट टॉपिक में। तो चालकता के सीमेंस पर मीटर, और सांद्रता होगी, सांद्रता सी होगी बट्टे में, इसलिए बट्टे से चालू करना पड़ेगा ना, मोल बट्टे मीटर क्यूब। तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो 1 मीटर से उसकी 3 घात का कैंसिल करके 2 घात हो जाएंगी, तो हम लोगों को मिलेगा सीमेंस मीटर क्यूब पर मोल। तो यह मोलर चालकता मात्रक है। ठीक है, मोलर चालकता के लिए उसका क्या हो जाएगा, यह मात्रक हो जाएगा। ओके, बोलो यहाँ तक सब लोगों को जो है वो परफेक्टली समझ में आया? ठीक है, चल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, हेलो, जोर से बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? हेलो, थोड़ा जोर से बोलो बेटा। क्या? समचलन, ये ऐसा यूं करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे जो ये सूत्र लिखा, इसमें हम लोगों को ये जो मात्रक मिला, इस मात्रक में हम लोग थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो सांद्रता मिलेगी वो मोल पर लीटर मिलेगी, जो है वो अलग अलग देखने को मिल सकती है। कभी कभार ये मीटर जो है वो सेंटीमीटर में भी चेंज आ जाता है। तो हम लोग इसके लिए एक और सूत्र जो है वो प्रस्तावित करना चाहते हैं। ठीक है, एक सूत्र प्रस्तावित करना चाहते हैं। तो इतना ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी है, इसको याद कर लेना है कि 1 मोल प्रति मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर प्रति मीटर क्यूब गुणे मोलरता। इसमें मोलरता एक टर्म्स आ जाती है जो आप लोगों को आगे न्यूमेरिकल करने में जो है वो सरलता रहती है, इसलिए आप लोगों को ये याद कर लेना है। 1 मोल पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई मोलरता मोल प्रति लीटर। आप लोग देख सकते हो कि अगर मानो कि आप लोग ये लीटर और लीटर को कैंसिल कर दो तो मोल पर मीटर क्यूब रह जाता है, लेकिन साथ में 2 चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं। 1000 मोलरता, क्या मिल जाती है हम लोगों को? 1000 मोलरता। तो आप लोगों को ये चीज़ जो है वो आप लोगों को याद करनी है। हाँ, ये सूत्र जो है वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इस सूत्र को हम लोग नीचे कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा मोलर चालकता जो सूत्र है उसके अंदर हम लोग कैसे चेंजेस ला सकते हैं। चलो, मोलर चालकता, उसके लिए हम लोगों ने मात्रक क्या लिखा था? सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, हम लोगों ने वो ज्ञात किया था। तो हम लोगों को अब यहाँ पर क्या मिला था? हम लोगों के पास क्या सूत्र था कि भाई K/C सांद्रता। तो सांद्रता को हम लोग जो है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं कि भाई K के लिए सीमेंस पर मीटर बट्टे 1000 लीटर पर मीटर क्यूब
मल्टीप्लाई बाय मोलरता। मोल पर लीटर। इनका अगर आप लोग कुछ भी करोगे ना, जोड़ घटाव मतलब कि डिवाइडेशन करके आप लोग कुछ भी कैंसिल करोगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सूत्र के बराबर ये सूत्र भी याद रखना होगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर वाला है। दूसरा हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर वाला भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर वाला कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलो अब हम लोग इसको मीटर को जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटीमीटर के लिए हम लोगों को अलग सूत्र मिलेगा, ध्यान से देखना कि भाई लैम्बडा मीटर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल्स टू चालकता सीमेंस पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। हाँ, तो 1000 ऊपर चला गया। सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय लीटर डिवाइड बाय मोलरता। मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो प्रति लीटर ऊपर चला जाएगा, लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर बट्टे में जाएगा, स्क्वायर आएगा, मतलब कि आंसर तो आप लोगों को अंत में यही मिलेगा। लेकिन ये टर्म जो है मोलरता वो आएगी, आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसीलिए हम लोग जो है ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो तो अगर मानो कि अब ये दोनों सूत्र हम लोग पढ़ लेते हैं या इसको याद कर लेते हैं और इनके अंदर अंदर मानो कि कोई चेंज लाना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर एक सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल्स टू सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और उसका वर्ग है, इसलिए 10 की घात 2 ऊपर वर्ग, तो 10 की घात हो जाएगा 4। ठीक है।